In today's class, we are going to proceed with our chapter 6. Name of the chapter is Lines and Angles. Name of the chapter is Lines and Angles. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट आपका जो आता है इस चैप्टर का, दैट इज ये दो स्ट्रेट लाइन है, राइट. These are the two parallel lines and this is a transversal line. This is a transversal line. ठीक है. ये एंगल हो गया आपका 1, दिस इज एंगल 2, this is angle 3, this is angle 4, this is angle 5, this one is 6, this one is 7 and this one is 8. ना समझ पा रहे हो? ठीक है. अब इन सभी एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है आपका दैट ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये इक्वल होते हैं. तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट पे जो अपोजिट एंगल इस तरह से होता है वो इक्वल होते हैं. समझ पा रहे हो? ऐसे ही ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है और इसके अपोजिट एंगल क्या है? 2 और 4. तो एंगल 2 और एंगल 4 ये भी इक्वल होते हैं. ऐसे ये आपका एक पॉइंट है 5 और 7. तो 5 इक्वल टू 7 और ऐसे 6 इक्वल टू 8. ये चीज क्लियर होगी? ठीक है. 1 और 3 इक्वल है और 2 और 4, इन सबका जो रीजन होता है इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये चीज क्लियर होगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि एक पॉइंट पर जो क्रॉसिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल. जैसे 1 3 2 4 5 6 5 7 और 6 8. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, कैन आई से दैट एंगल 2 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 8 एंगल 5 एंगल 8 आर इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल का मतलब जैसे ये लाइन हो गई एल और ये लाइन क्या हो गई एल. तो लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एल. इतना समझ में आ रहा है? ठीक है. और ये जो लाइन टी है इसको हम कहते हैं, ये जो टी है, ये जो लाइन टी है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. इज इट क्लियर? ठीक है. ट्रांसवर्सल लाइन का सॉरी मतलब क्या होता है पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ. A line which intersect two or more parallel lines at two or more distinct point. Distinct का मतलब समझते हो? Different points. Distinct points. जैसे ट्रांसवर्सल लाइन कितनी कितनी पैरेलल लाइन है हमारे पास? 2, एक एल और एक एम. तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो पैरेलल लाइंस को दो अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना. एक ये हो गया पॉइंट, एक ये हो गया. तो जो लाइन जितनी पैरेलल लाइंस होती हैं उनको उतने ही पॉइंट पे जब अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. ये बात भी क्लियर होगी? इंटीरियर एंगल समझ में आ गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्लियर हो गए. ठीक है. मैंने कहा आपको कि एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 8 ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल. ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल. इज इट क्लियर? अब देखो, यहाँ पर एक जेड की शेप बन रही है. मैंने यहाँ पे जेड बनाया.
ध्यान से इस पर फोकस कर। जो मैंने जेड बनाया है इसमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 और 5। समझ पा रहे हो चीज को? यहाँ से जो जेड की ये शेप है इसमें कौन सा इंटीरियर एंगल आ गया? 3। और यहाँ से जो जेड की शेप है इसमें कौन सा इंटीरियर एंगल आ गया? 5। ये क्लियर हो गया? अच्छा वैसे ही देखो, अब एक जेड यहाँ से देखो, देख रहे हो? ठीक है, एक जेड ये भी है, ये भी जेड की शेप ही आ रही है, हालांकि अपोजिट शेप आ रही है। यहाँ पर कौन सा इंटीरियर एंगल आ गया आपका? 2। और इस पे कौन सा आ गया? 8। या इसको ऐसे समझो, इंटीरियर एंगल जो क्रॉस बनाते हैं, जैसे कि ये 3 और 5 और 2 और 8, तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान समझ में आ गई। और ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। इट मींस एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। ठीक है, चलो के बाद अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल क्लियर हो गए। ठीक है, क्वाड्रेंट इंटीरियर एंगल के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं एंगल्स कह रहा हूं तो इसका मतलब ये भी पेयर में होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स, pair of angles on same side of transversal line, on same side of transversal line। एक तो पेयर ऑफ एंगल होगा और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर होगा, या तो राइट वाली साइड या लेफ्ट वाली साइड। कैसे होगा? वन एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन पेयर लाइन if one angle is exterior angle of one parallel line, then another angle will be interior angle of another parallel line। चाहे समझ में? मैंने कहा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब, जैसे कि एक एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल है एक पैरेलल लाइन का, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि एंगल 1 ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो अगर इस पैरेलल लाइन का एक्सटीरियर एंगल है तो दूसरी पैरेलल लाइन का कौन सा एंगल हो गया? इंटीरियर। ये समझ पा रहे हो? ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में पेयर ऑफ एंगल्स, जिसमें से एक एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर, तो दूसरा क्या होगा? इंटीरियर। इज इट क्लियर? ऐसे देखो,
अगर मैंने यहाँ से एंगल 2 को लिया तो इस पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल है ना, तो इस पैरेलल लाइन का कौन सा होगा, एक्सटीरियर। ये समझ में आया। जैसे कि अगर यहाँ से मैं 7 लेता हूँ तो उसके साथ पेयर में कौन सा एंगल होगा, 3, बिकॉज 7 जो है वो इस पैरेलल लाइन का कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। तो दूसरी पैरेलल लाइन का सेम साइड में आपको इंटीरियर एंगल देखना है। समझ पा रहे हो इस चीज को। जैसे अगर 4 जो है इस पैरेलल लाइन का एल का क्या एक्सटीरियर एंगल है, 8 एम का क्या है, इंटीरियर। समझ में आ गया। तो क्या नहीं से दैट जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखोगे तो कौन कौन से होंगे, 1 के साथ क्या होगा, 5। ये क्लियर हो गया। 2 के साथ क्या होगा, 6। देखो दोनों है ना पेयर ऑफ एंगल, दो एंगल है। एक एंगल जो है वो एक्सटीरियर है तो दूसरा क्या है, इंटीरियर। 2 क्या है, लाइन एल का इंटीरियर एंगल है, तो 6 क्या है, लाइन एम का एक्सटीरियर एंगल। ये समझ में आ गया। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो अगर एक एंगल आपका 4 है तो 4 के साथ क्या होगा, 8। तो 3 के साथ क्या होगा, 7। समझ में आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। फिर मैंने एंगल्स लिखा तो इसका मतलब ये भी क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। पेयर ऑफ एंगल्स कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। क्या, इंटीरियर एंगल्स। वो इंटीरियर है ना, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। वन इज, जैसे ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है ना आपकी, इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल क्या है, 2 और 5। यहाँ पर ऐसे लिखो लाइक एंगल 2 एंड एंगल 5, ये को इंटीरियर एंगल है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और 3 और 8 ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, एक ही साइड में होंगे लेकिन इंटीरियर होंगे। दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जो को इंटीरियर एंगल्स होता है वो इक्वल नहीं होते पहले। तो क्या होता है इसमें, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। मींस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 8 इसका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जैसे कि एक रे या ओ है, ठीक है। यहाँ एक एंगल है आपका एक्स और एक एंगल है वाई।
यहाँ क्या लिखा हुआ पेयर, पेयर का मतलब कितने एंगल, 2, ठीक है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन, ये दिखाई दे रहा है ना स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि मान लो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई इस तरह की एक रे आ जाती है, तो रे जो है देखो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, एक स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो देखो है तो ये भी पूरा 180 ना, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। तो जब ये स्ट्रेट लाइन का एंगल किसी भी रे की वजह से, किसी भी रे की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। मींस यहाँ पर जो एंगल एक्स है प्लस एंगल वाई है, आप कहोगे ये 180 डिग्री के इक्वल है, फिर आपसे पूछा जाएगा क्यों 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, समझ में आ गया। एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जब स्ट्रेट लाइन का वो एंगल किसी भी रे की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा, लेकिन उसका रीजन क्या दोगे आप, लीनियर पेयर। जब बीच में एक रे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड आउट कर देती है, तो उसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ये क्लियर हो गया, लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, इस पे मैंने एक रे ले लिया ओ ए, एक रे ले लिया मैंने ओ ए, ये हो गया ओ बी, इज इट क्लियर, ठीक है। अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या आप इसको पेयर कह सकते हो आप, पेयर तो 2 एंगल का होता है। तो जब पूरा एक स्ट्रेट लाइन का जो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है, 2 से ज्यादा एंगल पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा ये तो कह सकता हूँ ना मैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा तो 180 डिग्री के इक्वल, यस और नो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा तो 180 डिग्री के इक्वल, लेकिन इसका रीजन लीनियर पेयर नहीं होगा, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आ गया, क्या बोलोगे इसको आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, यहां तक कोई डाउट, पेयर में होगा तो क्या कहोगे, लीनियर पेयर। लेकिन जब यही 180 डिग्री का एंगल 2 से ज्यादा एंगल पे डिवाइड हो जाएगा, तो रीजन क्या होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका जिसका जो मेजर होता है 180 डिग्री 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, ये क्लियर है, ऑब्ट्यूज एंगल रिफ्लेक्स बिटवीन 180 एंड 360, ऑब्ट्यूज 90 एंड 180। फिर एक होता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री, वेरी गुड। फिर एक होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की जो वैल्यू लाई करती है वो करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि आपको वैसे मान लो फॉर एग्जांपल एंगल एक्स की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, क्या है, तो मैंने कहा फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एक्स, यानी कि एंगल एक्स का रिफ्लेक्ट। अब ध्यान से सुनना, किसी भी एंगल का जब आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है, क्या कहा, किसी भी एंगल का जब आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना है,
360 से उसको माइनस कर। किसी भी एंगल का जब आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो उसको किससे माइनस कर दो, 360 से। तो 360 से जब आप 60 को माइनस करोगे इट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री। मैंने कहा आपको कि फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई, और मैंने कहा, और मैंने इस तरह से आपको एक फिगर दे दिया कि ये वाला एंगल 80 है और ये वाला एंगल आपका y है। तो पहले बताओ 80 और y के बीच में क्या रिलेशन है? ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पे। क्या बना रहे हैं? लीनियर पे। तो रिफ्लेक्स ऑफ, जब आपको एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y। तो आप इसका रिफ्लेक्स तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास इसकी नॉर्मल वैल्यू, पहले वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्टेप वन क्या करोगे आप एंगल y की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे? आप कहोगे 80 डिग्री प्लस एंगल y किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा? लीनियर। तो अगर ये 180 डिग्री के इक्वल होगा तो एंगल y की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 80। तो अगर ये 180 माइनस 80 हो गया तो ये किसके इक्वल हो गया आपका? 100 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है? इट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे आपके पास ये आ गया तो आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है ना। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है? क्या करोगे कि जो भी उसकी वैल्यू उसको किससे माइनस करोगे? 360 से। वेरी गुड। जैसे आपने इसको माइनस किया ये कितना आ गया? 360। अभी तक ये बेसिक कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 6.1 को लेकर। क्लियर हो गया? पहले क्या आपने समझा? क्वाड्रेंट एंड इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। और ये क्या होते हैं? 3 किसके इक्वल है? 5 के। क्रॉस में होते हैं। समझ में आ गया? पॉइंट पे जो क्रॉसिंग एंगल होते हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ये क्लियर हो गया? तो 2 किसके इक्वल होगा? 4 के। 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। ऐसे 5 किसके इक्वल होगा? 7 के। और 6 किसके इक्वल होगा? 8 के। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर आपने समझा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो मैंने क्या कहा कि जितनी पैरेलल लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है तो जितनी पैरेलल लाइंस होती है उनको उतने अलग अलग पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट। A line which intersect, a line which intersect two or more parallel lines at two or more distinct points, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। फिर हमने ये समझा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होते हैं। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि अगर एक एंगल एक पैरेलल लाइन का एक्सटीरियर एंगल है तो दूसरा एंगल दूसरी पैरेलल लाइन का कौन सा होगा? इंटीरियर। फिर ऐसे बनता है जैसे आपने कहा एंगल 2, तो एंगल 2 इस पैरेलल लाइन का कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है ना। तो इसके साथ सेम साइड में जो दूसरी पैरेलल लाइन का एंगल होगा वो कौन सा लेना है फिर आपको? एक्सटीरियर। ये क्लियर हो गया? वैसे यहाँ से मैंने लिया एंगल 8। आप पहले एंगल 8 देखो कि लाइन एम का कौन सा एंगल है? इंटीरियर। तो लाइन एल का जो आप एंगल लोगे वो सेम साइड पे लोगे लेकिन वो क्या होना चाहिए? वो एक्सटीरियर होना चाहिए। क्लियर हो गया अंदर? ठीक है। ऐसे देखो एंगल 3, लाइन एल का कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 7 क्या होगा? एक्सटीरियर। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। फिर आपने क्या देखा? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये भी इंटीरियर एंगल का पेयर होता है लेकिन ट्रांसवर्सल की सेम साइड। जैसे राइट साइड में देखो इंटीरियर एंगल्स क्या है? 2 और 5। और लेफ्ट साइड में देखो क्या है? 3 और 8। यही है। लेकिन ये इक्वल नहीं होते। इसमें क्या होता है? इनका जो सम होता है वो 180 होता है। ये चीज क्लियर होगी? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज लीनियर पेयर। जब एक 180 डिग्री का एंगल दो पेयर में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर।
और 2 से ज्यादा में होता है तो क्या कहते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर हो गया। फिर हमने ये सीखा कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसका जो मेजर होता है, उसका जो मेजर होता है वो किसके बीच में होता है, 180 और 360 के बीच में। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है इसका जो मेजर होता है किसके बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में। समझ आ रहा है। जो राइट एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होता है वो कितना होता है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। इज इट क्लियर। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, तो फिर उसका रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है, 360 से माइनस करके। इज इट क्लियर। ठीक है।